हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं शॉर्ट वेव डायथर्मी जो इलेक्ट्रो में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रो स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग पहला लेक्चर देखने जा रहे हैं, वो है शॉर्ट वेव डायथर्मी। तो शॉर्ट वेव डायथर्मी आखिर इतना इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है, एग्ज़ाम में ये क्यों पूछा जाता है, हर एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्यों पूछा जाता है इलेक्ट्रो में। ठीक है, तो इसके पीछे कारण है कि इसके पीछे ये जो मॉडलिटीज़ है अपना शॉर्ट वेव डायथर्मी, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अंडरस्टैंड फिजियोथेरेपी में। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अब देखो, जो शॉर्ट वेव डायथर्मी है उसको इंट्रोडक्शन आगे सबसे पहले देखते हैं। द टर्म डायथर्मी मीन्स द हीट थ्रू आउट। कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा हीट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है दोस्त? हीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है? हीट। अब देखो, अपना जो अब इसमें क्या है ना कि जब ये हीट प्रोवाइड कर रहा है तो क्या होगा हीट प्रोवाइड होने से, यह हम आगे देखेंगे। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि डायथर्मी इज अप्लाइड यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट प्रोड्यूस हीट बट आर नॉन आयनाइजिंग। अंडरस्टैंड? कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो हीट तो प्रोवाइड कर रहा है, अंडरस्टैंड, बट नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग में अंतर क्या होता है दोस्त? देखो, जब H प्लस आयन है ना इसके पास तो ये आयनाइजिंग हो गया, अंडरस्टैंड। जब इसके पास सिर्फ H है तो ये नॉन आयनाइजिंग हो गया, अंडरस्टैंड। अब देखो, जो HWD है इसके पास क्या होता है ना कि HWD इज यूजुअली यूज फॉर द डीप हीटिंग। डीप हीटिंग कहने का मतलब ये हुआ दोस्त, देखो ये जो अपना मान के चलो लेयर है स्किन, अंडरस्टैंड, जो बॉडी अपना है स्किन का लेयर है, तो देखो जिस सबसे ऊपर जो अथी ये प्रोवाइड कर रहा है हीटिंग उसको बोलते हैं सुपरफिशियल हीटिंग, अंडरस्टैंड। अगर ये मान के चलो अंदर जा करके हीट प्रोवाइड कर रहा है तो उसको बोलते हैं डीप हीटिंग। क्या बोलते हैं दोस्त? डीप हीटिंग बोलते हैं, अंडरस्टैंड। तो अब देखो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो इसका फ्रीक्वेंसी है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये है 27.12 मेगा हर्ट्ज, अंडरस्टैंड, एंड जो इसका वेवलेंथ है 11.02 मीटर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका फ्रीक्वेंसी हमेशा पूछा जाता है वाइवा में, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 27.12 मेगा हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 11.02 मीटर है। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी को हमेशा म्यू में डिनोट करते हैं और वेवलेंथ को लैम्डा में डिनोट करते हैं, अंडरस्टैंड। अब देखना ये है हम लोग को कि कंपोनेंट ऑफ एस डब्ल्यू डी। तो कंपोनेंट ऑफ एस डब्ल्यू डी में देर आर टू मेन कंपोनेंट होता है। एक तो अपना ये है मशीन सर्किट है, ठीक है, और इसी को बोलते हैं ऑसिलेटर सर्किट, अंडरस्टैंड, और इसी को बोलते हैं जनरेटर सर्किट। तो तीन नाम इसी को हो गया, मशीन सर्किट, ऑसिलेटर सर्किट और जनरेटर सर्किट, अंडरस्टैंड। देखो पहला नाम जो हुआ दोस्त वो है मशीन सर्किट। ठीक है, देखो इसी को बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड जनरेटर सर्किट और मशीन सर्किट तो बोलते हैं। द मेन फंक्शन इज टू गिव एन एम्पलीफाइड एसी हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी। इसका जो मेन फंक्शन होता है ना वो एम्पलीफाइड एसी, मतलब ये मेन फंक्शन इज गिव टू एम्पलीफाइड एसी हैविंग हाई फ्रीक्वेंसी 27.12 मेगाहर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ इतना टू रेजोनेटर सर्किट। मतलब कि ये जो है ना ये एम्पलीफाइड एसी दे रहा है किसको? रेजोनेटर सर्किट को दे रहा है। ठीक है, किसको दे रहा है? रेजोनेटर सर्किट को। ठीक है, अब जो इसके पास देखो कंपोनेंट, ये तो हम लोग सबसे पहले तो देखे थे इसको ऑसिलेटर सर्किट और मशीन सर्किट और जनरेटर सर्किट देखे थे। लेकिन इसके पास जो अब ये जो सर्किट है, ठीक है, ये जो सर्किट है इसके पास कितने कंपोनेंट हैं ये चीज़ देखना, ये कितने चीज़ कंसिस्ट करता है। तो ये पांच चीज़ कंसिस्ट करता है, पांच, अंडरस्टैंड। पहला मेन सप्लाई, दूसरा ट्रांसफार्मर, तीसरा ट्रायड वाल्व, चौथा ग्रिड एंड पांचवा ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये जो पांचवा ऑसिलेटर कंसिस्ट कर रहा है ना तो ये हम लोग एक एक करके सब पढ़ेंगे। ठीक है, जितना भी है ये सब एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखना ये है कि एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मेन सप्लाई में पढ़ रहे हैं हम लोग दोस्त। देखो अब आते हैं मेन सप्लाई। तो मेन सप्लाई में क्या है? इट इज कनेक्टेड विद द एसी मेन्स दैट गिव्स द करंट 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज पर सेकेंड। देखो ये जो अपना मेन सप्लाई है ना, ये जो अपना मेन सप्लाई है कनेक्टेड विद एसी मेंस, ये जो मेन सप्लाई है वो किसके साथ कनेक्टेड है? एसी मेंस के साथ कनेक्टेड है। और वो कितना दे रहा है वोल्ट? देखो कितना करंट दे रहा है? 220 टू 240, 220 टू 240 करंट दे रहा, अंडरस्टैंड, सॉरी, एंड द फ्रीक्वेंसी इज 50 साइकिल पर सेकेंड। और जो इसका फ्रीक्वेंसी है ना वो 50 साइकिल पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ अपना मेन सप्लाई है। दूसरा चीज़ है ट्रांसफार्मर।
अब देखो दोस्त, ट्रांसफार्मर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे ट्रांसफार्मर को, लेकिन अभी जो जितना हमें ज़रूरी है, जितना हमें ज़रूरत है वो तो पढ़ लें। ट्रांसफार्मर देखो क्या होता है ना, दूसरा चीज़ में ट्रांसफार्मर पढ़ा। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज में कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, मेन काम इसका यही है। अब देखो, जब मेन काम ये हुआ तो इसके पास दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अंडरस्टैंड। अब स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है कि इट इज़ यूज टू इंक्रीज द वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग। अंडरस्टैंड। इसके पास दो वाइंडिंग होता है, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग होता है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। जो आप देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ध्यान से देखो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसमें क्या होता है, इंक्रीज कर रहा, अप ऊपर जा रहा है तो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, टू इंक्रीज द वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग। अंडरस्टैंड। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना कि देखो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होता है कि वेन अ ट्रांसफार्मर यूज टू डिक्रीज द वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग। वोल्टेज को क्या कर रहा है, ये पूरी तरीका से डिक्रीज कर रहा है। अंडरस्टैंड। सेकेंडरी वाइंडिंग में, दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग में ही आ रहा है। अब प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, ये हम लोग जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है। अब आते हैं ट्रायोड वाल्व। ट्रायोड वाल्व में क्या होता है, ये जो वाल्व है ना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दिस इज अ हार्मोनिक वाल्व विच अलाउड द इलेक्ट्रॉन टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। जो वाल्व होता है ना, जैसे हम लोग हार्ट में पढ़े थे, दो वाल्व पढ़े थे, एक ट्राइक स्पीड एक बाइक स्पीड। ये होता है अपना बाइक स्पीड, ये होता है ट्राइक स्पीड। जो वाल्व क्या करता है ना कि ब्लड को फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में, ना कि ये पीछे की ओर प्रेशर देता है, नहीं, ये आगे की तरफ धक्का मार के बाहर निकाल देता है ब्लड को। तो इसी तरह यहाँ पे ये कंडीशन बता रहा है वाल्व का। देखो यहाँ पे एकदम सेम टू सेम कंडीशन है कि ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में एक ही डायरेक्शन में मदद कर रहा है। मान के चलो ये वाल्व है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर रहा है एक डायरेक्शन में, ना कि इधर से आएगा। ये इधर से जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये कैंसिल कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आना, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको बोलते हैं ट्रायोड वाल्व। ठीक है, जो सेम एक ही डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, फ्लो करवा रहा है। अब आते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन वाल्व में क्या होता है, द फिलामेंट ऑफ द ट्रायोड वाल्व, ठीक है, इज कनेक्टेड टू द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये जो इसका फिलामेंट होता है ना, वो कनेक्टेड होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। अब दूसरी पॉइंट आता है ग्रिड लीक सर्किट। ठीक है, जो ग्रिड लीक सर्किट होता है दोस्त, वो इट इज कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल कंडेंसर एंड रेजिस्टेंस टू कनेक्ट टू द ग्रिड ट्रायोड वाल्व। अंडरस्टैंड। तो ये ग्रिड लीक सर्किट है अपना। अब आते हैं हम लोग देखो, ओसिलेटर, इसमें पांच चीज़ था ना, पांच चीज़ था। तो ओसिलेटर में हम लोग क्या देखना है, देखो ध्यान से देखना है ये कि ओसिलेटर जो है दोस्त, ओसिलेटर में इट कंसिस्ट ऑफ स्टेबल कंडेंसर। अंडरस्टैंड। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेबल कंडेंसर। अंडरस्टैंड। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेबल कंडेंसर एंड हैज अ ऑसिलेटर कॉइल विच गिव हाई मैग्नीट्यूड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर करंट टू द रेजोनेटर सर्किट। इसके पास, ऑसिलेटर के पास क्या क्या होता है, ऑसिलेटर कॉइल होता है, कंडेंसर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ कंडेंसर, ऑसिलेटर कॉइल होता है विच गिव्स द हाई मैग्नीट्यूड हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर करंट टू द रेजोनेटर सर्किट। अंडरस्टैंड। ये चीज़ होता है इसके पास। तो देखो, हम लोग अब आते हैं दूसरा पे, रेजोनेटर सर्किट पे। तो रेजोनेटर सर्किट पे आते हैं, जैसे ही हम लोग, पहला तो हम लोग पढ़े तो ऑसिलेटर सर्किट, दूसरा रेजोनेटर सर्किट। ठीक है, तो रेजोनेटर सर्किट में हम लोग जो दोस्त दोस्त देखेंगे, इसमें आते हैं रेजोनेटर सर्किट को हम लोग पेशेंट सर्किट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेशेंट सर्किट। इट लाई पैरेलल टू द ऑसिलेटर टू द ऑसिलेटर सर्किट। अंडरस्टैंड। इट लाई पैरेलल टू द ऑसिलेटर टू द ऑसिलेटर सर्किट। अंडरस्टैंड। रेजोनेटर सर्किट जो होता है दोस्त, वो ऑसिलेटर सर्किट के पैरेलल में होता है। अंडरस्टैंड। क्या होता है, पैरेलल में होता है। अब देखो, जो उसके पास मेन पार्ट कंसिस्ट कर रहा था ना, इसके पास भी मेन पार्ट इसका कंसिस्ट कर रहा है दोस्त। अंडरस्टैंड। इसके पास भी मेन कंसिस्ट कर रहा है, वो है, देखो, रेजोनेटर कॉइल। अंडरस्टैंड। रेजोनेटर कॉइल, रेजोनेटर कंडेंसर, इलेक्ट्रोड, एमामीटर, टिश्यू। अंडरस्टैंड। ये पांच चीज़ यहाँ भी है और वहाँ भी पांच चीज़ था। अंडरस्टैंड। तो ये जो अपना एक एक करके पढ़ेंगे वो है, पहला है दोस्त रेजोनेटर कॉइल। ठीक है, पहला क्या है, रेजोनेटर कॉइल। ठीक है, वहाँ वहाँ भी पांच कंपोनेंट देखे थे, यहाँ भी पांच कंपोनेंट देख रहे हैं। उसमें जो हम लोग कंपोनेंट तो दो मेनली देखे, एक कंपोनेंट के अंदर क्या क्या चीज़ था वो देख लिए। अब ये जो अपना जो रेजोनेटर कंपोनेंट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ है ये देखेंगे। ठीक है, ये देखो, रेजोनेटर सर्किट के अंदर क्या क्या चीज़ है, तो ये पांच चीज़ है, ये देख लिए हम लोग। ठीक है, अब एक एक करके इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है,
एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेजोनेटर कॉइल। तो रेजोनेटर कॉइल में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, द हाई फ्रीक्वेंसी एंड द हाई मैग्नीट्यूड करंट फ्रॉम द ऑसिलेटर फ्लो इनटू द रेजोनेटर कॉइल बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जितना तेजी से वो फ्लो कर रहा था ऑसिलेटर सर्किट से, अंडरस्टैंड, जितना तेजी से हाई मैग्नीट्यूड एंड हाई फ्रीक्वेंसी वहाँ से जो फ्लो कर रहा था 220 टू 240, अंडरस्टैंड, वो आकर के किस में आ रहा है, रेजोनेटर सर्किट में आ रहा है। ठीक है, ऑसिलेटर सर्किट जो फ्लो किया था, ऑसिलेटर सर्किट से जो फ्लो किया वो रेजोनेटर सर्किट में आ रहा है, तेजी से आ रहा है। ठीक है, विद कॉइल बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब दूसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो है रेजोनेटर कंडेंसर, अंडरस्टैंड। तो रेजोनेटर कंडेंसर जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्त, इसमें इट इज़ अ वेरिएबल कंडेंसर, अंडरस्टैंड, इट इज़ अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट कनेक्टेड बाय द इंसुलेटर। देखो कहने का मतलब ये हुआ दोस्त इसको कि इट इज अ वेरिएबल कंडेंसर। ये क्या है, वेरिएबल कंडेंसर, याद रखना इसको, वेरिएबल कंडेंसर है, अंडरस्टैंड। एंड इट इज अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है दोस्त, अब कंडेंसर का हमेशा काम क्या रहता है दोस्त, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करना, स्टोर करके रखना। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, एंड इट इज डिवाइस फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट, टू मेटल प्लेट सॉरी, टू मेटल प्लेट से बना रहता है, अंडरस्टैंड। टू मेटल प्लेट से बनने के कारण क्या होता है कि वो चार्ज को स्टोर करके रखता है, इंसुलेटर से कनेक्टेड रहता है, अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम लोग, जो चौथा है वो है इलेक्ट्रोड, तीसरा इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ध्यान से देखो दोस्त। इलेक्ट्रोड जो है वो एक तो पढ़ेंगे पैड इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक पढ़ेंगे हम लोग पैड इलेक्ट्रोड, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग डिस्क इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो पैड इलेक्ट्रोड को हम लोग सबसे पहले देखते हैं दोस्त। पैड इलेक्ट्रोड में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि देखो ये जो पैड इलेक्ट्रोड है ना, वो बैक पे यूज करते हैं, नेक पे यूज करते हैं, हिप पे यूज करते हैं, अंडरस्टैंड। ध्यान से देखना, नोट केप्ट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द स्किन। ये तो जो मान के चलो ये पेशेंट है, ठीक है, ये पेशेंट है, ये पेशेंट है, ये डायरेक्ट इसको स्किन पे हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब ये स्किन पे डायरेक्ट नहीं लगाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉवल को रखते हैं बीच में, बिटवीन द पैड एंड द स्किन सरफेस। एक टॉवल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्त। ठीक है, टॉवल को रखते हैं, ध्यान से समझना। मान के चलो ये स्किन है, ठीक है, अब स्किन पे डायरेक्ट थोड़ी पैड रखेंगे। अब यहाँ पे हम एक टॉवल ले लेते हैं, उसके बाद ये पैड रखेंगे। तो देखो इसके इसके बीच में दूरी बढ़ गया। ठीक है, दूरी बढ़ गया मतलब डायरेक्ट हीट भी अगर प्रोवाइड करेगा ना तो ज़्यादा हीट इसको लगेगा नहीं, इसलिए हम लोग टॉवल को लेते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्त, ये तो टॉवल को हम लोग ले लिए, ध्यान से देखना, ये क्या बोला कि नोट केप्ट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्किन लेयर, ठीक है, ऑफ द टॉवल आर केप्ट बिटवीन द पैड एंड द सर्फेस ऑफ द बॉडी। द पैड आर प्लेस्ड इन सच अ मैनर सो दैट द पार्ट ऑफ बॉडी ट्रीटेड विद द सैंडविच। देखो सैंडविच आप लोग खाए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि एक जैसे सैंडविच को बीच से काटता है ना, तो वहाँ पे पता चलता है कि बीच में क्या रहता है, वहाँ पे बहुत सारे चीज़ कंपोनेंट रहते हैं, जैसे कि मान के चलो ये स्लाइड रहते हैं, बहुत सारे स्लाइड रहते हैं, टोमेटो वगैरह का स्लाइड रहता है, अंडरस्टैंड, खीरा का स्लाइड रहता है वहाँ पे, तो ये चीज़ आप लोग को बीच में डाल देता है। तो ये जैसे बर्गर कैसे होता है उस तरह का यहाँ पे कंपोनेंट रहता है, देखने को मिलता है। अब देखो डिस्क, एक तो हम लोग देख लिए पैड इलेक्ट्रोड, दूसरा क्या देख रहे हैं हम दोस्तों, डिस्क इलेक्ट्रोड। अब डिस्क इलेक्ट्रोड जो है अपना, वो शोल्डर, नी एंड एल्बो यहाँ प्लेस करते हैं, अंडरस्टैंड। ये मेटालिक डिस्क, देखो इट इज इजली टू adjust the electrode to the area, understand, to be the treated on the body, angle of the arm and the height can be adjust, a small gap between the body and the, ध्यान समझना, यहाँ पे जो है ना कि ये देखो अब ये नी जॉइंट पे, एल्बो जॉइंट पे, शोल्डर जॉइंट पे ये लगता है। ठीक है, डिस्क इलेक्ट्रोड अपना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम है दोस्त, इसको हम लोग देखते हैं कि ये डिस्क इलेक्ट्रोड है, ये पैड इलेक्ट्रोड है। पैड इलेक्ट्रोड में देखो जो दोनों निकला हुआ वो अंडरस्टैंड स्क्वायर के रूप में निकला हुआ, डिस्क इलेक्ट्रोड में एक देखो डिस्क की तरह है, अंडरस्टैंड, एक डिस्क की तरह, एक पैड की तरह है, अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम लोग, अब डायरेक्ट आते हैं चौथा पे जो है एमोमीटर। ठीक है, तो एमोमीटर का काम क्या होता है, इट शो द मैक्सिमम रीडिंग व्हेन द ऑसिलेटर सर्किट एंड द रेजोनेटर सर्किट रिस्पॉन्स। जब ये ऑसिलेटर सर्किट और रेजोनेटर सर्किट जब रिस्पॉन्स देते रहता है तो वो मैक्सिमम रीडिंग को पढ़ते रहता है, अंडरस्टैंड। इसी का काम होता है एमोमीटर का। अब पाँचवा है, इसमें जो पाँचवा हम लोग देखे थे दोस्त, वो है टिशू। ठीक है, तो टिशू में क्या है कि देखो ध्यान से समझना, टिशू में क्या है,
टिश्यू, 2 इलेक्ट्रोड आर केप्ट ऑन द स्किन थ्रू द इलेक्ट्रोड, अंडरस्टैंड। ये चीज़ हो गया अपना टिश्यू में। अब देखना ये है कि इसका जो डायग्राम है ना दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट रो करता है, प्ले करता है, अंडरस्टैंड। देखो हम लोग क्या क्या पढ़े वो सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये है ओसिलेटर सर्किट, ये जो टोटल यहाँ तक लेकर के ओसिलेटर सर्किट है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेजोनेटर सर्किट है, अंडरस्टैंड। ध्यान समझना, ये जो ओसिलेटर सर्किट है अपना दोस्त, अंडरस्टैंड, ओसिलेटर सर्किट जो है अपना, देखो मेन पावर सप्लाई क्या कर रहा है, यहाँ से आया, फिर इसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर में गया, फिर उसके बाद एम्पलीफायर में गया, अंडरस्टैंड, एम्पलीफायर में गया, अंडरस्टैंड। अब देखना ये है, इसको देखो अच्छे से डायग्राम पढ़ेंगे दोस्त, थोड़ा सा ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, इसके कारण मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, मेन पावर जो सप्लाइड है, ठीक है, वो जा रहा है, देखो एक यहाँ से कनेक्ट हुआ हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर, और एक यहाँ से कनेक्ट होकर के डायरेक्ट एम्पलीफायर के पास जा रहा है, और ये जो हाई फ्रिक्वेंसी है वो डायरेक्ट एम्पलीफायर के पास जा रहा है। ये एम्पलीफायर दोनों आया और ये ऑसिलेटर कॉइल से कनेक्टेड हुआ, ठीक है। और ये ऑसिलेटर कॉइल क्या हुआ ना कि ये अब रेजोनेटर सर्किट को देगा, ठीक है। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दे रहा है ना, अब रेजोनेटर सर्किट में देखते हैं कि ये वेरिएंट कैपेसिटर लगा रहता है, ठीक है। ये कैपेसिटर है जो स्टोर करेगा, और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड लगा रहता है, और बीच में हम लोग टिश्यू को प्लेट करते हैं, टिश्यू को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, ठीक है। तो टिश्यू को जब प्लेस करेंगे तो ये काम करेगा इस तरीक़ा से, ठीक है। अब आते हैं थेरेपेटिक इफेक्ट। थेरेपेटिक इफेक्ट में क्या होता है दोस्त, ध्यान से देखना। थेरेपेटिक इफेक्ट कहने का मतलब ये हुआ कि क्या क्या वो काम करेगा। देखो पेन रिलीफ में करेगा, मसल्स स्पाजम में करेगा, जॉइंट स्टिफनेस में करेगा, इन्फ्लामेशन में वो काम करेगा, मस्कुलोस्केलेटल ट्रॉमा में काम करेगा। देखो दोस्तों ध्यान से समझना, जो पेन रिलीफ, अगर मान के चलो कोई बंदा को पेन हो रहा है बॉडी में, ठीक है, मस्कुलर पेन है, या मसल्स स्पाजम है, ये जॉइंट स्टिफनेस या इन्फ्लामेशन है, तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल ये थेरेपेटिक इफेक्ट में ये काम करता है, अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे अब आते हैं हम लोग इसमें अप्लाइड प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड ऑफ द SWD, अंडरस्टैंड। तो देखो यहाँ पे दो तरीका से इसको हम अप्लाइड कर सकते हैं, एक केबल मेथड, एक कैपेटिटिव मेथड। जो केबल मेथड होता है दोस्त उसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, और कैपेटिटिव फील्ड मेथड होता है दूसरा, ठीक है। तो जो इंडक्टिव फील्ड इंडक्शन फील्ड डायथर्मी होता है, इंडक्शन फील्ड डायथर्मी होता है, अंडरस्टैंड। इसमें क्या होता है कि बाय यूजिंग द केबल, इसमें क्या इंडक्शन फील्ड डायथर्मी में क्या होता है कि केबल का इस्तेमाल करते हैं, इसको ऑल्सो कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड डायथर्मी बोलते हैं दोस्त, अंडरस्टैंड। अब देखो प्लेस बिटवीन द पेशेंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, पेशेंट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एडी करंट प्रोड्यूस करेगा, इसके तरह ये काम करेगा। तो इसमें हम लोग पैड का इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्त, अंडरस्टैंड। अब जो दूसरा हुआ ये ना, अब दूसरा आते हैं कैपेटिटिव फील्ड डायथर्मी, ठीक है। कैपेटिटिव फील्ड डायथर्मी में क्या होता है कि इसमें होता है कि हम लोग पैड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, और इसमें हम लोग पैड इलेक्ट्रोड इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ठीक है। ये टिश्यू को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और सिलेक्टिवली हीट स्किन देगा, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे इसका जो प्रिंसिपल होता है ना वो काम करता है F = 2 पाई अंडर रूट LC, ध्यान से समझना। जो इसका प्रिंसिपल होता है डायथर्मी का, SWD का, F = होता है 2 पाई अंडर रूट LC, अंडरस्टैंड। और LC क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। अब आते हैं जो हम लोग ये पढ़ रहे थे पिछले, यहाँ पे देख रहे थे कि कैपेटिटिव फील्ड डायथर्मी है, तो उसको हम लोग कैपेटिटिव फील्ड डायथर्मी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन फील्ड डायथर्मी बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं, कंडेंसर फील्ड डायथर्मी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडेंसर फील्ड डायथर्मी बोलते हैं। इसमें देखो ऐसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्किन पे, ठीक है। और वो कैसे इस्तेमाल हो रहा था, कॉइल के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, ये पैड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब इंडिकेशन, इंडिकेशन कहने का मतलब दोस्त क्या होता है ना कि कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। इंडिकेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो स्प्रेन में, स्ट्रेन में। अब देखो स्प्रेन और स्ट्रेन को याद करने का ट्रिक होता है एक, ठीक है। एक MTS याद रखना, MTS, एम मसल्स टेंडन, तो ये स्प्रेन हो गया, ठीक है। मसल्स और टेंडन, मसल्स एंड टेंडन, ठीक है। और स्प्रेन ये हो गया
स्ट्रेन हो गया, और जो स्ट्रेन हो गया ना, देखो स्ट्रेन में क्या आ रहा है, टी आ रहा है। देखो ध्यान से देखना, स्ट्रेन, स्ट्रेन में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो टेंडन इसमें आ रहा है, मसल्स और टेंडन। तो मसल्स और टेंडन में अगर दिक्कत होता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन बोलते हैं, अंडरस्टैंड। और जब अगर आपको दिक्कत आ रहा है सिर्फ और सिर्फ मसल्स में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लिगामेंट में, तो वो स्प्रेन हो गया, ठीक है। अब देखो मसल्स एंड टेंडन टियर में ये चीज़ आता है, इस्तेमाल होता है। डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलर स्केलेटन में इस्तेमाल होता है, क्रोनिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, जॉइंट स्टिफनेस में, हेमेटोमा में, फ्रोजन शोल्डर में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस में, लंबर स्पॉन्डिलोलिसिस में, अंडरस्टैंड। और कंट्रा इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन कहने का मतलब होता है कि कहाँ यूज नहीं होता है। तो मेटालिक इम्प्लांट, जहाँ पे मेटल इम्प्लांट रहेगा, जैसे कि कोई किसी का फ्रैक्चर हुआ, टिबिया फ्रैक्चर, वहाँ पे मेटल इम्प्लांट हुआ है, तो वहाँ पे हम HWD नहीं दे सकते हैं दोस्त। अब वहाँ पे हेमोरेजिक एरिया में, हेमोरेजिक एरिया कहने का मतलब है कि जहाँ पे हाई ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम कैसे दे सकते हैं, ओवर मैलिग्नेंट टिश्यू, एक्सेसिव एडिमा, एक्विट इन्फेक्शन, एक्विट पेसमेकर, ओवर प्रेग्नेंट यूटेरस, ICUD, अंडरस्टैंड, ये सब कंडीशन में हम लोग नहीं दे सकते, अंडरस्टैंड। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे थे HWD वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अंडरस्टैंड, और बाकी फिजियो बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचाएँ। थैंक यू।